जय भीम दोस्तों, आप सबको भली भांति विदित होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जबकि बाबा साहब की दूसरी पत्नी एक ब्राह्मण थी। आज की वीडियो में हम बाबा साहब अंबेडकर और उनकी दूसरी पत्नी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आज तक कोई नहीं जानता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अपने जीवन में उन्होंने असंख्य संघर्षों का सामना किया और शिक्षा के बल पर खुद को एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित किया। उनकी पहली शादी 1906 में रमाबाई से हुई थी, जब वे मात्र 15 वर्ष के थे। रमाबाई एक साधारण पृष्ठभूमि की महिला थी, जो उनकी अपनी महार जाति से थी। यह शादी उस समय की परंपराओं के अनुसार हुई थी, जब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रमाबाई ने उनके जीवन के कठिन दिनों में उनका साथ दिया, लेकिन लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को उनका निधन हो गया। इस घटना ने अंबेडकर को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचाया। रमाबाई के निधन के बाद अंबेडकर ने अगले 13 वर्षों तक दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। उनका पूरा ध्यान संविधान निर्माण, दलित उत्थान और सामाजिक सुधार पर केंद्रित रहा। 1940 के दशक के अंत तक बाबा साहेब का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। वे उस समय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में दिन रात लगे हुए थे। इस व्यस्तता के बीच उन्हें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, नींद न आने की समस्या और पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द जैसी बीमारियां हो गई थीं। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं उन्हें कुछ हद तक राहत देती थीं, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। इस दौरान उनकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ी। 1947 में उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। सविता एक मराठी सरस्वत ब्राह्मण परिवार से थी और पुणे में जन्मी एक शिक्षित महिला थी। वे मुंबई के जे अस्पताल में डॉक्टर थीं और अंबेडकर के इलाज के लिए नियुक्त की गई थीं। इलाज के दौरान सविता और अंबेडकर के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। सविता ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया और उनके समर्पण ने अंबेडकर को प्रभावित किया। इस समय अंबेडकर अकेले थे। उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और उनके परिवार के कई सदस्य उनके साथ नहीं रहते थे। उनके बेटे यशवंत और कुछ करीबी उनके विचारों से असहमत थे। इस अकेलेपन और स्वास्थ्य संकट ने उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर किया कि उन्हें एक जीवन साथी की जरूरत है, जो न केवल उनकी देखभाल करे बल्कि उनके विचारों और संघर्षों को भी समझे। अंबेडकर ने अपने करीबियों और समर्थकों से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनके साथी और अनुयायी उन पर शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। उनके लिए एक काबिल साथी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उनके लाखों अनुयायियों के लिए उन्हें जिंदा रहना होगा। इसके लिए उन्हें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह बयान उनके जीवन के प्रति उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। लंबे विचार विमर्श के बाद अंबेडकर ने सविता से शादी करने का फैसला किया। यह शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में उनके आवास 26 अलीपुर रोड पर हुई। यह एक सादा समारोह था, जो सिविल मैरिज एक्ट के तहत संपन्न हुआ। इसमें ज्यादा औपचारिकताएं नहीं थीं और केवल कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। सविता उस समय 39 वर्ष की थी, जबकि अंबेडकर 57 वर्ष के थे। इस उम्र के अंतर के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ चुना। अंबेडकर की दूसरी शादी के पीछे कई कारण थे। उनका बिगड़ता स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारण था। सविता एक डॉक्टर थीं और उनकी देखभाल करने में सक्षम थीं। उन्होंने अंबेडकर के जीवन को स्थिरता दी और उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद की। अंबेडकर जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। एक ब्राह्मण महिला से शादी करके उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने का संदेश दिया।
यह उनके उस विश्वास का प्रतीक था कि जाति की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं। रमाबाई के निधन के बाद अंबेडकर भावनात्मक रूप से अकेले थे। सविता ने न केवल उनकी शारीरिक बल्कि भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा किया। उनकी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा की भूमिका में अंबेडकर ने सविता के योगदान की भावुक तारीफ की थी। यह शादी उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में एक क्रांतिकारी कदम थी, लेकिन इसे लेकर भारी विवाद भी हुआ। कुछ दलितों का मानना था कि अंबेडकर को एक दलित महिला से ही शादी करनी चाहिए थी। वे सवाल उठाते थे कि क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण महिला ही मिली? उन्हें लगता था कि यह उनकी जातीय पहचान के खिलाफ है। ब्राह्मण समुदाय ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना। कुछ ने इसे जातीय साजिश करार दिया और अंबेडकर की दलित राजनीति पर सवाल उठाए। अंबेडकर के बेटे यशवंत और कुछ करीबी रिश्तेदारों ने भी इस शादी का विरोध किया। बाद में सविता और परिवार के बीच तनाव बढ़ गया। विरोध इतना बढ़ गया कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम भेजे गए, जिसमें इस शादी को रोकने की मांग की गई। हालांकि पटेल ने इसे निजी मामला मानकर हस्तक्षेप नहीं किया। शादी के बाद सविता ने अंबेडकर का पूरा साथ दिया। 14 अक्टूबर 1956 को जब अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया, तो सविता भी उनके साथ बौद्ध बन गई। उन्होंने अंबेडकर के अंतिम दिनों तक उनकी सेवा की। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर के निधन के बाद सविता अकेली पड़ गई। उनके और अंबेडकर के परिवार के बीच रिश्ते खराब हो गए। सविता ने बाद में बाबा साहेबांच्या सहवासात नामक संस्मरण लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और अंबेडकर के साथ बिताए पलों को साझा किया। सविता का निधन 29 मई 2003 को मुंबई के जे अस्पताल में 64 वर्ष की उम्र में हुआ। उनकी मृत्यु तक वे अंबेडकर की विचारधारा और विरासत को संजोए रहीं। बाबा साहेब की दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को सविता अंबेडकर से हुई, जो उनके स्वास्थ्य संकट, भावनात्मक जरूरतों और सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन समाज सुधार, शिक्षा और समानता की अलख जगाने में समर्पित रहा। उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने भारतीय समाज को दिशा दी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ पहलू भी सामाजिक क्रांति का हिस्सा बने। उनकी दूसरी शादी, जो उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से की, केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस विवाह ने जातिवाद की जड़ों पर प्रहार किया और समाज को नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब का स्वास्थ्य संविधान निर्माण के दौरान तेजी से गिरने लगा था। इस दौर में उन्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता थी जो न केवल उनकी देखभाल करे, बल्कि उनके विचारों को भी समझे। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर सविता से हुई, जो पेशे से एक डॉक्टर थीं और पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में जुट गईं। उन्होंने बाबा साहेब की न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में मदद की, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें संबल दिया। जब बाबा साहेब ने सविता अंबेडकर से विवाह किया, तो यह कई लोगों के लिए एक चौंकाने वाला निर्णय था। अंबेडकर जातिवाद के घोर विरोधी थे और उन्होंने हमेशा समाज में जातीय भेदभाव मिटाने की वकालत की थी। उनकी यह शादी उनकी उसी सोच का विस्तार थी। एक ब्राह्मण महिला से विवाह करके उन्होंने यह संदेश दिया कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। यह विवाह एक प्रतीक बन गया कि जाति की दीवारें केवल समाज के बनाए हुए भ्रम हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। इस विवाह पर तीव्र विरोध हुआ। कुछ दलितों को यह लगा कि बाबा साहेब को दलित समाज की किसी महिला से शादी करनी चाहिए थी, जबकि ब्राह्मण समाज ने इसे अपनी परंपराओं के खिलाफ माना। उनके बेटे यशवंत और कई करीबी रिश्तेदार भी इस विवाह के खिलाफ थे। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम भेजे गए कि इस विवाह को रोका जाए, लेकिन उन्होंने इसे निजी मामला मानते हुए हस्तक्षेप नहीं किया। बाबा साहेब अंबेडकर और सविता अंबेडकर के इस कदम ने समाज को एक नई दिशा दी। इस विवाह ने समाज के उस संकुचित मानसिकता को तोड़ने का काम किया जो जाति के आधार पर संबंधों को तय करती थी। यह विवाह जातिवादी सोच के लिए एक गहरा आघात था और इसने समाज को यह सीख दी कि प्रेम, आदर और सहयोग जाति की सीमाओं में नहीं बंधते।
यह केवल एक पुरुष और महिला का संबंध नहीं था, बल्कि दो विचारों का मिलन था, जिसने भारतीय समाज को जातिवाद से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। सविता अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखा। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ उनके सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान दिया। जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो सविता भी उनके साथ बौद्ध बनी। उन्होंने न केवल अम्बेडकर के अंतिम दिनों में उनका साथ निभाया, बल्कि उनके निधन के बाद भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहीं। उनका यह समर्पण यह दर्शाता है कि जाति विहीन समाज बनाने का सपना केवल बाबा साहेब का नहीं था, बल्कि सविता अम्बेडकर भी उसी पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध थीं। इस विवाह ने भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाहों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की। यह केवल अम्बेडकर के व्यक्तिगत जीवन का निर्णय नहीं था, बल्कि जातिवाद के विरुद्ध एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जातीय बंधन इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें समाप्त किया जा सकता है। उनके इस कदम ने उन लाखों लोगों को प्रेरित किया जो जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। यह विवाह यह संदेश देता है कि समाज में असली क्रांति विचारों की होती है, न कि जन्म के आधार पर बनाई गई संकीर्ण धारणाओं की। आज जब हम जातिवाद उन्मूलन की बात करते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर का यह कदम हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस विवाह ने दिखाया कि परिवर्तन केवल नारे लगाने से नहीं आता, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने से आता है। यह विवाह जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त संदेश था, जिसने समाज को यह समझाने का कार्य किया कि समानता और प्रेम जाति से परे होते हैं। बाबा साहेब का यह निर्णय आज भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो उन्हें समानता और सामाजिक न्याय की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी बातें वायरल होती हैं जो बिना किसी ठोस प्रमाण के फैलाई जाती हैं। इसी तरह की एक अफवाह यह भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित नेहरू के जीजा थे। इस दावे के पीछे सिर्फ एक ही तर्क दिया जाता है कि बाबा साहेब की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर ब्राह्मण समुदाय से थीं और पंडित नेहरू भी ब्राह्मण थे, इसलिए वे रिश्ते में जीजा साले हुए। लेकिन क्या सिर्फ जाति समान होने से कोई किसी का रिश्तेदार बन जाता है? आइए इस दावे की सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीजा शब्द का असली मतलब क्या होता है। जीजा उसे कहा जाता है जिसकी शादी किसी व्यक्ति की बहन से हुई हो। यानी अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू की बहन से शादी करते तभी वे उनके जीजा कहलाते। लेकिन क्या नेहरू की कोई बहन थी जिनकी शादी अंबेडकर से हुई थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पंडित नेहरू की एक ही बहन थी जिनका नाम विजया लक्ष्मी पंडित था। उनका विवाह रंजीत सियाराम पंडित से हुआ था, न कि डॉक्टर अंबेडकर से। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बाबा साहेब और नेहरू के बीच कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं था। अब बात करते हैं डॉक्टर सविता अम्बेडकर की, जिनका पहले नाम शारदा कबीर था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थीं और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से विवाह किया था। लेकिन यह मान लेना कि चूंकि वे ब्राह्मण थीं और नेहरू भी ब्राह्मण थे, इसीलिए अंबेडकर उनके जीजा हुए, यह पूरी तरह से तर्कहीन है। भारत में हजारों लाखों लोग एक ही जाति में जन्म लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आपस में रिश्तेदार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यह अफवाह फैली कैसे? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई बार बिना किसी तथ्य के बातें वायरल कर दी जाती हैं। कुछ लोग इसे मजाक के रूप में फैलाते हैं तो कुछ इसे एक एजेंडा के तहत प्रचारित करते हैं। कई बार ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लेकर इस तरह की गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। अफसोस की बात यह है कि लोग बिना जांच पड़ताल किए इन बातों को सच मान लेते हैं और आगे शेयर कर देते हैं। तो अब आपके पास सच्चाई है। अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बाबा साहेब नेहरू के जीजा थे, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक भ्रामक अफवाह है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।